अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे अपर लिम्ब के क्लिनिकल्स। इसमें सारे केएलएम के क्लिनिकल्स कवर हैं, बीडी से भी कवर किए हुए हैं, स्नेल से भी कवर किए हुए हैं। तो आपको सिर्फ इसकी एक ब्रीफ समरी दी जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले क्लेविकुलर फ्रैक्चर्स। क्लेविकल कब फ्रैक्चर होती है? जब बाय फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेक्ट हैंड या फिर वो पर्सन डायरेक्ट शोल्डर पे गिरा है तो उससे उसकी क्लेविकुलर फ्रैक्चर हो जाएगी। कैसे फ्रैक्चर होगी, कौन से पॉइंट पे फ्रैक्चर होगी? यूजुअली ब्रेक होती है एट द जंक्शन ऑफ मीडियल एंड लेटरल 1/3। तो वहाँ पे मोस्टली फ्रैक्चर वहाँ पे होता है। और उसके बाद फ्रैक्चर हो गया, अब क्या होगा? उसमें हमारे पास जो है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल जो है वो मीडियल सेगमेंट को अपवर्ड पुल करेगा, और जो है ट्रेपेजियस है वो लेटरल सेगमेंट को नहीं होल्ड कर सकेगा, और शोल्डर जो है शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा, शोल्डर गिर जाएगा। बच्चों में हमेशा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। अब क्लेविकुलर तब भी फ्रैक्चर हो सकती है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के दौरान अगर न्यूनेट का शोल्डर साइज़ ब्रॉड है तो उसकी वजह से उसमें क्लेविकुलर फ्रैक्चर हो सकती है। अब क्लेविकुलर फ्रैक्चर के बाद उसका हल ये होता है कि उसको स्लिंग के साथ अटैच कर दिया जाता है लिम्ब को सपोर्ट करने के लिए, इससे फिर लिम्ब सपोर्टेड रहता है। उसके बाद स्कैपुला का फ्रैक्चर है। स्कैपुला का फ्रैक्चर में ये है कि जब भी एक्सीडेंट होगा, स्वेयर किस्म का एक्सीडेंट होगा व्हीकल के साथ, तो उसमें स्कैपुला फ्रैक्चर हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली स्कैपुला जो है वो मसल्स में कवर्ड होती है, तो ये जल्दी फ्रैक्चर नहीं होती। लेकिन जब ये फ्रैक्चर होगी तो पहले रिब्स फ्रैक्चर होंगी, फिर स्कैपुला फ्रैक्चर होगी। और इसमें फिर ये होगा कि एक्रोमियम जो है वो प्रोट्रूड कर जाएगा फ्रंट से, एंटीरियर साइड से। उसके बाद ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। ह्यूमरस के फ्रैक्चर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, जिनमें फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक जो है वो मोस्ट कॉमन है। सर्जिकल नेक पे जब फ्रैक्चर होगा तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, और इसमें ये है कि ओल्डर पीपल में ज़्यादा होता है, एल्डर पीपल में क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो चुकी होती है। और उसके बाद अवल्जन फ्रैक्चर ऑफ ग्रेटर टुबरकल है। उसमें ये होगा कि ग्रेटर टुबरकल जो है वो टॉर्न अवे हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो उतर जाएगा बोन से। इस ये भी एल्डर पीपल में होगा। और इसमें जो है एग्जेसिव अबडक्शन या फ्लैक्शन, जैसे कि बेसबॉल पिचर्स में बॉल बार बार फेंकनी पड़ती है पूरी जान लगा के, तो उसमें वो जो है ग्रेटर टुबरकल वर्क्स कर जाता है, टूट जाता है। बच्चों में हमेशा की तरह बच्चों में है जो ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर कॉमन है। और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ द शैफ्ट कब होगा? जब इसमें मतलब डायरेक्ट इंजरी होगी, डायरेक्ट कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है तो उससे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होगा। उस पर क्या होगा कि डेल्टॉइड जो है वो उसे अपर सेगमेंट जो है उसको प्रॉक्सिमल लेटरली उससे पुल कर देगा, यानी कि वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद है कि आउटस्ट्रेच हैंड में अगर बंदा ऐसे हाथ फैलाया हुआ है और ज़मीन पे गिर गया तो उससे ये होगा कि ओब्लिक फ्रैक्चर होगा। ओब्लिक फ्रैक्चर में अब ये इस तरह होता है कि दो सेगमेंट जो है ना वो ओवरलैप कर जाते हैं। ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे तो उसमें जब बोन दोबारा बनेगी और जब हील होगा तो लिम्ब जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास फॉल ऑन द फ्लेक्स्ड इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बस ये है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में होगा और फ्लेक्स्ड एल्बो पे जब फॉल होंगे तब होगा। उसके बाद रेडियस के फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। रेडियस के फ्रैक्चर्स में इसमें ये कुछ हैं कि सर्जिकल नेक अगर डैमेज होगी तो उसमें एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व डैमेज होगी, डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस फॉर एग्जांपल ऑन द मीडियल साइड पे मीडियन नर्व डैमेज होगी, और मीडियल एपिकोंडाइल अगर होगा तो डैमेज होगा तो अल्नर नर्व डैमेज होगी। उसके बाद रेडियस के फ्रैक्चर्स में आ जाते हैं। रेडियस के फ्रैक्चर्स में तीन चार किस्म के फ्रैक्चर्स हैं। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोलिस फ्रैक्चर है, लेकिन मैंने पहले कहा कि बच्चों में हमेशा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कॉमन होगा, और डायरेक्ट इंजरी हुई तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। और ओल्डर पीपल में फ्रैक्चर डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर कॉमन है, क्योंकि उसमें ओस्टियोप्रोसिस शुरू हो चुकी होती है, बोन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है। उसके बाद कोलिस फ्रैक्चर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है। और क्या होता है इसमें? डिस्टल एंड जो है, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस वो डॉर्सम पे बैकवर्ड आ जाता है, यानी कि उसे हम कहेंगे कि डॉर्सली मूव कर जाता है या पोस्टीरियरली मूव कर जाता है, और वो उसके बिल्कुल कॉम्यूटेटेड का मतलब है कि बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके। अब इसमें क्या होगा कि क्यों होगा? क्यों इसलिए होगा कि जब बंदा आउटसाइड हैंड पे गिरे, ऐसे आउटसाइड हैंड पे गिरे, प्रोटोनेटेड आपका हैंड हो, या फिर फोर्स्ड एक्सटेंशन में ऐसे, इससे भी हमारा कोलिस फ्रैक्चर होगा।
इसमें प्रोड्यूस डिनर फॉग डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो है पोस्टीरियर साइड जो है वो मतलब स्वेल कर जाती है, ऐसे पोस्टीरियर साइड स्वेल करके काफ़ी ऊपर आ जाती है, और आपकी जो एंटीरियर कर्वेचर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसके बाद है एपिफिशियल प्लेट इंजरी। इसमें ये होता है कि डिस्टल एंड जो है एपिफिशियल प्लेट डैमेज हो जाती है। अगर एपिफिशियल प्लेट डैमेज होगी तो मतलब ग्रोथ नहीं होगी रेडियस की, तो ये मतलब बच्चों में कॉमन है। स्मिथ फ्रैक्चर में ये है कि अगर डिस्टल एंड आपका कोलिस फ्रैक्चर के ओपोजिट है स्मिथ फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर में जो है डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस मूव डॉर्सली, और इसमें होगा कि डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस मूव एंटीरियरली। स्केफोल्ड फ्रैक्चर है, स्केफोल्ड फ्रैक्चर भी उसी तरह ही होता है, आउटस्ट्रेक्ड हैंड पे गिरा, अबडक्टेड हैंड पे, और उससे क्या हो गया कि यानी फ्रैक्चर हो गया, स्केफोल्ड फ्रैक्चर हो जाता है। अब स्केफोल्ड में ये होता है कि उसकी जो है प्रॉक्सिमल एंड पे जो है प्रॉपर नहीं होती, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, और नेक्रोसिस की वजह से डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ हो जाएगी। और स्केफोल्ड फ्रैक्चर को मिसडायग्नोज बाज़ कर दिया जाता है एज अ स्प्रेन्ड रिस्ट। फिर जब दोबारा रेडियोग्राफ लेते हैं तकरीबन 15 से 20 दिन बाद, फिर उसमें स्केफोल्ड फ्रैक्चर का पता लगता है कि ये स्केफोल्ड फ्रैक्चर था। अब इसके बाद है हैमेट का फ्रैक्चर। हैमेट के फ्रैक्चर में ये होता है कि अल्नर नर्व और आर्टरी डैमेज होता है, डैमेज हो जाती है, क्योंकि ये गायन केनाल में से पास कर रहे होते हैं, तो ये दोनों कंप्रेस होकर डैमेज हो जाते हैं, और इससे क्या अल्नर नर्व डैमेज होगी तो आपकी जो ग्रिप की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। बॉक्सर फ्रैक्चर में ये है कि अब एक अनस्किल्ड पर्सन जो है उसने अबडक्टेड फिस्ट के साथ ऐसे, ये आपकी अबडक्टेड फिस्ट है, ऐसे उसने या ऐसे उसने पंच किया है, तो इससे ये होगा कि उसकी जो है फिफ्थ मेटाकार्पल जो है वो उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। उसका फ्रैक्चर हो जाएगा तो डिफॉर्मेशन फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ऐसे हाथ जो है वो नीचे ही रहेगा। अब हमारे पास है मेडलन्स डिफॉर्मिटी ऑफ अल्ना। ये अल्ना का फ्रैक्चर होता है। इसमें ये होता है कि आपके पास जो है लोअर एंड या डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना जो है वो ज़्यादा ग्रो कर जाती है, क्योंकि दूसरी जो है रेडियस की ग्रोथ जो है वो कम हुई होती है, उसकी रिटार्डेड ग्रोथ हुई होती है। इससे ये होता है कि अल्ना जो है वो आपकी एंटीरियरली आ जाती है, एंटीरियरली आके मतलब बाहर वाली साइड पे आ जाती है। इसमें अब इस मतलब पोस्टीरियरली आ जाती है डोर्सली। हाँ पोस्टीरियरली आ जाती है। और लेकिन कब डैमेज होता है, ये हमेशा डायरेक्ट इंजरी से डैमेज होता है। और इसमें मैंने एक नहीं लिखा, लूनेट फ्रैक्चर। लूनेट फ्रैक्चर कैसे होगा, जब आप डोर्सिफ्लेक्स्ड हैंड के ऊपर गिरेंगे, डोर्सिफ्लेक्स्ड हैंड के ऊपर जब आप गिरेंगे तो उससे ये होगा कि जो है लूनेट डिस्प्लेस हो जाएगी और वो पाल्मर सरफेस पे आ जाएगी रिस्ट में, तो उससे वो कार्पल टनल ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि वो कार्पल टनल में वो भी इन्वॉल्व होती है कार्पल टनल बनाने में। इसमें ये होगा कि इसकी चूँकि ब्लड सप्लाई कम होती है, इस वजह से इसकी नेक्रोसिस हो सकती है, और अगर इसकी नेक्रोसिस हो गई तो उसे सर्जरी के साथ फिर उसे रिपेयर किया जाता है।